नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इतिहास वैकल्पिक विषय की आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे जो पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है उसी से आगे हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पिछली क्लास में हमने वैकल्पिक विषय इतिहास के संदर्भ में जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा को प्रारंभ किया था और बेसिकली हम जो है पेपर वन है, पहला पेपर जो ऑप्शनल हिस्ट्री का होता है उसके पाठ्यक्रम पे चर्चा कर रहे थे। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा जो हमने पिछली क्लास में जो चर्चा को प्रारंभ किया था उसके तहत जो सिलेबस डिस्कशन का हमारा पार्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि जब हम इतिहास के वैकल्पिक विषय की बात करते हैं, जब हम इतिहास में वैकल्पिक विषय यानी हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करते हैं, इतिहास वैकल्पिक विषय यानी जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करते हैं तो इसमें जो आपका पेपर वन है उसमें मोटे तौर पर पूछा जाता है प्राचीन भारत, मोटे तौर पर पूछा जाता है आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री। इसके अलावा हमने आपसे यह भी चर्चा किया था कि इसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन मैपिंग का भी होता है और किस तरीके से इसमें मार्क्स वगैरह डिसाइड किए गए हैं इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो इसमें आपको 8 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और जो नया ट्रेंड है वो ये है कि पहला और 5वां प्रश्न जो है वो अनिवार्य है, बाकी 2 सेक्शंस में से आपको कम से कम 1 प्रश्न को चुनते हुए कुल मिला के आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इस तरीके से इसमें था और हमने आपको बताया था कि हाल में जो यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें जो उसका सेक्शन ए है या फिर आप कह सकते हैं कि जो पहला भाग है सेक्शन ए है, जिसका सेक्शन ए होता है, जो पहला भाग होता है उसमें प्राचीन भारत को आप कह सकते हैं टारगेट करके क्वेश्चन किए जाते हैं। और जो दूसरा इसका सेक्शन बी है उसमें पूर्व मध्यकाल और मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने मोटे तौर पर प्राचीन भारत के सिलेबस में क्या क्या शामिल है और पूर्व मध्यकाल के सिलेबस में क्या क्या शामिल है इस पर चर्चा की थी। और जो पाठ्यक्रम की जो हमारी चर्चा थी वो प्राचीन काल, जिसे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं पूरा पाषाण काल या फिर इसे आप कह सकते हैं स्टोन एज, इसका एक पार्ट है ये। यहाँ से जो है पाठ्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ था जिसमें सोर्सेज वगैरह पे हमने चर्चा किया था और ये जो है था आपका लगभग 750 एडी से लेकर 1206 एडी के काल तक, यानी हमने लगभग 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक क्या क्या सिलेबस है उन सबको पूरा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो 13वीं सेंचुरी है भारत में, जो 13वीं शताब्दी का काल है और उसके बाद किस तरीके से इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है वह कैसे हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस में शामिल है। तो मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करते हैं, जब हम मध्यकालीन भारत मिडिवल इंडिया के बारे में बात करते हैं तो मोटे तौर पर इसमें 13वीं शताब्दी से लेकर 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की बातों को मध्यकालीन भारत में शामिल किया गया है, जो पेपर 1 के सेक्शन बी यानी सेक्शन 2 में पूछा जाता है। इसमें जो मोटे तौर पर जो सिलेबस होता है वह है, अगर और हम देखें तो 1206 से शुरू होता है और ये 1707 तक या फिर 1757 और उसके आगे तक की घटनाएं भी जो है पूछी गई हैं। जो हमने डिस्कस किया था पिछले साल का ऑप्शनल का आपका पेपर था 2023 का, उसमें क्वेश्चन से एक बात क्लियर थी कि इसने हैदर अली टीपू सुल्तान तक के क्वेश्चंस को पूछ रखा है जो मोटे तौर पर मॉडर्न इंडिया में आता है। तो 18वीं सेंचुरी के माध्यम से मॉडर्न इंडिया को भी टच कर जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि इसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो मध्यकालीन भारत में मोटे तौर पर जो अध्ययन के विषय हैं, मोटे तौर पर जो इसका डिवीजन होता है वो कुछ भागों में होता है। जैसे कि इसमें 1206 से लेकर 1526 एडी का जो काल है, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो काल है उसको दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानते हैं।
दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से हम जानते हैं। इसमें विविध प्रकार की डायनेस्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, और आप उससे पहले चले जाएं तो महमूद गजनी, और उससे पहले चले जाएं तो अरबों का आक्रमण, वो सब पढ़ा जाता है। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ते हुए विविध प्रकार के राजवंशों की तरफ जाती है, जिसमें गुलाम वंशों के बारे में चर्चा होती है, फिर बलवन के बारे में चर्चा होती है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे वंश है, जिसमें खिलजी वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है, इन सब के बारे में पूरी चर्चा होती है। तो इसमें मोटे तौर पर जो आता है वो आपका राजनीतिक इतिहास पूछा जाता है। राजनीतिक इतिहास, हालांकि हाल के वर्षों में पॉलिटिकल हिस्ट्री पे कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें उस समय के जो आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, दिल्ली सल्तनत के शासकों की विभिन्न नीतियाँ, डिफरेंट पॉलिसीज़ क्या रहीं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस काल में जो सामाजिक धार्मिक विकास रहा, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक विकास रहा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें मोटे तौर पर जो आप कह सकते हैं कल्चरल हिस्ट्री का जो भाग होता है, जो सांस्कृतिक इतिहास का भाग होता है, कल्चरल हिस्ट्री यानी जो सांस्कृतिक इतिहास का भाग होता है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मोटे तौर पर आप कह सकते हैं सूफी आंदोलन पे क्वेश्चन आता है। ठीक, सूफी आंदोलन पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसमें भक्ति मूवमेंट पे भी क्वेश्चन आता है, भक्ति आंदोलन पे भी क्वेश्चन आता है, जिसे मोटे तौर पर 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत सारे भक्ति संतों की परंपरा हम देखते हैं। इसमें जो है आपसे गुरु नानक जी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुरु नानक जी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कबीरदास जी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसी तरीके से दूसरे भक्ति मार्ग परंपरा के जो संत हुए, जिनका संबंध महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र से है और दूसरे देश के क्षेत्रों से है, उस पर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसमें जो है स्थापत्यिक विशेषताएं, जो आर्किटेक्चरल जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उस पर क्वेश्चन आता है। इसमें जो है साहित्य पे, भाषा पे, चित्रकला पे, मूर्तिकला पे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मूर्तिकला पे, संगीत कला पे, किस किस तरीके से इन कलाओं का विकास देखने को मिला, उन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है मिडीवल हिस्ट्री में। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि मोटे तौर पर यह जो पूरा मध्यकालीन भारत का काल है, विशेष रूप से 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी के काल का, इसमें हम भारत में दिल्ली के क्षेत्र में तो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को देख रहे हैं, मुस्लिम सत्ता जिसे कहा जाता है, मुस्लिम शासकों को देख रहे हैं, लेकिन इसी काल में हम बहुत सारे प्रांतीय राजवंशों का विकास भी देखते हैं, बहुत सारे प्रांतीय राजवंशों का विकास भी देखते हैं, जिस पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसमें कश्मीर के शासकों पे क्वेश्चन आता है, विशेष रूप से इसमें जैनुल आब्दीन पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें जो है आप मोटे तौर पर दक्कन के राजवंशों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्कन के राजवंशों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बाद में महत्वपूर्ण उदाहरण है इसमें विजयनगर और बहमनी का, जो आप मोटे तौर पर ध्यान रखेंगे, जो तुगलक डायनेस्टी से इनकी कहानी शुरू होगी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते मुगल काल उसके बाद तक चलती है, तो विजयनगर बहमनी साम्राज्य पे क्वेश्चन आता है। इसमें जो है मालवा, बंगाल और दूसरे जो स्थानीय राजवंश हैं, दूसरे राजवंश, उन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें भी उसी तरीके से आप कह सकते हैं राजनीतिक इतिहास पे प्रश्न आता है, धार्मिक इतिहास पे प्रश्न आता है, सांस्कृतिक इतिहास पे प्रश्न आता है, और इसी तरीके से दूसरे जो ट्रेंड्स हैं, जैसे कि साहित्यिक विकास और इसी तरीके का अगर डेवलपमेंट, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सब पे जो है लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हमें ध्यान रखना है, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक डिवीज़न तो यह है। फिर उसके बाद जो इसमें दूसरा डिवीज़न देखने को मिलता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। जो दूसरा डिवीज़न देखने को मिलता है, जिस पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसको आपको जो है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, वो कौन सा डिवीज़न है? तो वो डिवीज़न है इतिहास का अगला वर्गीकरण, जिसे हम मुग़ल सत्ता के नाम से या मुग़ल राजवंशीय सत्ता के नाम से जानते हैं।
तो भारत में जो मुगल सत्ता की स्थापना मानी जाती है वह है 1526 ईस्वी के काल में देखी गई, और 1526 से लेकर 1707 के काल में जो मुगल शासक हुए हैं उन सभी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें मोटे तौर पर इनको महान मुगल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें महान मुगल राजवंश की सत्ता कहते हैं। इसमें जो प्रमुख शासक हुए हैं उसमें आप बाबर का नाम याद रख सकते हैं, हुमायूं का नाम याद रख सकते हैं, अकबर का नाम याद रख सकते हैं, जहांगीर का नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसमें शाहजहां का नाम याद रख सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद औरंगजेब का नाम भी आप याद रख सकते हैं, औरंगजेब का नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक। तो इनकी अलग अलग नीतियाँ कौन सी रहीं, इनकी आप कह सकते हैं राजनीतिक पॉलिसी कैसी रही, विविध शासकीय वर्गों के प्रति इनकी नीति कैसे रही। जैसे अकबर पे काफ़ी क्वेश्चन आता है, उसकी राजपूत नीति कैसी है, उसकी धार्मिक नीति कैसी है, उसकी जो है आप कह सकते हैं राज्य विस्तार की नीति किस प्रकार की है, आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर के प्रति उसकी नीति क्या रही, दक्षिण भारत के प्रति उसकी नीति क्या रही। इन सब पे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। इसके अलावा उनका जो आप कह सकते हैं दूसरे तरीके का विकास, जिसमें राजनीतिक इतिहास के साथ ही जो आप कह सकते हैं सांस्कृतिक विकास है, साहित्यिक विकास है, आप कह सकते हैं धार्मिक विकास है, सामाजिक नीति है, इन सब पे जो है लगातार क्वेश्चन बनता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुगल राजवंश के बीच ही एक गैप है जिसमें हम एक सूर राजवंश की श्रृंखला को देखते हैं। सूरवंश, इसमें जो है शेरशाह सूर, शेर शाह सूर या शेरशाह सूरी भी जिन्हें बोला जाता है, वो जो है बीच में देखे गए थे, जिन्होंने हुमायूं को हराकर सत्ता को प्राप्त किया था। और मोटे तौर पर जो इनका शासन रहा है वो 1540 से लेकर 1545 के बीच रहा है। हालांकि इसके बाद भी जो है लगभग 1555 तक 1555-56 तक जो है ये व्याप्त रही। और इनका किस तरीके से मुगलों के साथ संघर्ष हुआ, ये किस तरीके से जो है राजवंशीय सत्ता को प्राप्त किए, शेरशाह सूर की अलग अलग प्रकार की नीति किस प्रकार की है, उसका स्थापत्यिक योगदान, धार्मिक योगदान, राजनीतिक योगदान किस तरीके का रहा है, वह किस तरीके से जो है अकबर के लिए आप कह सकते हैं पथ प्रदर्शक के रूप में देखा गया, किस तरीके से अकबर ने जो है शेरशाह सूर की बहुत सारी नीतियों को अपना के एक महान वंशीय परंपरा को हासिल किया, इसमें हिस्टोरिकल डिबेट किस तरीके की है, ये सारी बातें जो है हम इसमें पढ़ेंगे, जो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो यह जो है मोटे तौर पर 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी का इतिहास है, जिसमें आपसे 200 सालों के इतिहास पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी में जो अगला सेगमेंट आपसे पूछा जाता है वो विविध प्रकार की विदेशी कंपनियां जो उस समय भारत में आना शुरू हो गई थी, उस पर भी क्वेश्चन जो है बन जाता है। हालांकि विदेशी कंपनियों पे जो क्वेश्चन है, जिसे यूरोपीय कंपनियां बोला जाता था, वो ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। लेकिन इस काल में एक बहुत बड़ी शक्ति जो है देखने को भारत में मिलती है, जिसका शासन जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में रहा, हिंद महासागर के क्षेत्र में जिसका शासन रहा। और इस यूरोपीय कंपनी पर मिडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, ये कंपनी आप याद रख सकते हैं, ये है पुर्तगाली कंपनी। तो भारत में जो पुर्तगाली कंपनी है, या आप कह सकते हैं भारत में जो पुर्तगाली शक्ति है, उसके आगमन का क्रम जो है वो 1498 से प्रारंभ हुआ, 1498 से शुरू हुआ, 1498 से शुरू हुआ। और 1498 में अपनी सत्ता को स्थापना करने के बाद किस तरीके से उसने हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने आप को व्याप्त किया, हिंद महासागर के क्षेत्र में व्याप्त करने के साथ ही किस तरीके से उसके मुगल शासकों के साथ संबंध रहे, किस तरीके से हिंद महासागर के क्षेत्र में एक व्यापारिक एकाधिकार उन्होंने कायम किया, और किस तरीके से उनका पतन वगैरह हुआ, उन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इसमें जो अगला टॉपिक जो मोटे तौर पर आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको आपको ध्यान रखना है, वो है आपका 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का भारत। अब ये जो 18वीं शताब्दी का भारत है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मॉडर्न इंडिया भी शुरू हो जाता है, और ये मिडिवल का भी पार्ट है। तो ये एक संक्रमण काल है, ठीक है। ये क्या है? एक ट्रांजिशन एरा है, संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें जो है हम मुगलों के पतन को देखना शुरू कर देते हैं, तो मुगल पतन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस काल में हम एक डिबेट पढ़ते हैं जिसे 18वीं शताब्दी का संकट, 18th सेंचुरी का क्राइसिस कहते हैं। वास्तव में क्राइसिस था अथवा नहीं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
और 18वीं शताब्दी के भारत में किस तरीके से मुगल पतन, 18वीं शताब्दी के संकट और संक्रमण काल से विविध प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, उन क्षेत्रीय राज्यों पे क्वेश्चन बनते हैं। जिन क्षेत्रीय राज्यों में मुख्य तौर पर मराठों पे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है 18वीं शताब्दी के विविध पहलुओं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीतिक नीति के साथ ही, पॉलिटिकल कंडीशन के साथ ही धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक विकास, साहित्यिक विकास और दूसरे प्रकार का विकास जो है इसमें पूछा जाता है, जिस पे आपको नज़र बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए, इसी को जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिलेबस में इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। इस मोटे तौर पर यदि आप इसको समझते हैं तो काफ़ी आसानी से जो है आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा कि किस तरीके से मिडिवल इंडिया का जो सिलेबस है, वो पेपर 1 का जो पार्ट है, वो किस तरीके से आपको लाभ करेगा, किस तरीके से आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है, वो सिलेबस को पढ़ के आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो 13वीं शताब्दी से कहानी शुरू हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और गौरी की सफलता का कारक क्या रहा, इस काल के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिणाम क्या रहे, इसने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और प्रारंभिक तुर्क सुल्तान जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की भूमिका है, उन्होंने किस तरीके से शासन किया, इसमें सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ इल्तुतमिश और बलवन आदि शासकों के काल में, इस पर क्वेश्चन आता है। फिर 14वीं सेंचुरी आ जाती है, जिसमें मोटे तौर पर खिलजी वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। इसको कई इतिहासकार पहले खिलजी क्रांति के नाम से जानते थे, हालांकि वर्तमान में ये टर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसकी पूरी कहानी क्या है इसको हम समझेंगे। फिर उसमें मोटे तौर पर जो सबसे बड़े आप कह सकते हैं शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनके क्या क्या विजय रही, क्षेत्र प्रसार, कृषि और आर्थिक उपाय, बाजार नीति आदि पे क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद इसमें तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद तुगलक, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट क्या रहे, कृषि उपाय उन्होंने क्या किए, उनकी अफसरशाही किस तरीके थी, कैसे जो है उस आप कह सकते हैं अपने जो दरबार है उसका विस्तार कर रहे थे। इसी में जो इनके बाद जो शासक हुए वो फिरोज तुगलक थे, उन्होंने बहुत सारे भारत में कार्य किए, कृषि उपाय हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, लोक निर्माण में उपलब्धियाँ। इसी के बाद कैसे उनका पतन हुआ, ठीक इस काल में कैसे विदेशी संपर्क और इब्न बतूता की भूमिका क्या रही, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में किस तरीके की सोसाइटी है, किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके की इकॉनमी है, इस पे क्वेश्चन बनता है, जिसमें समाज, ग्रामीण समाज, शासी वर्ग, नगर निवासी, स्त्री, धार्मिक वर्ग, सल्तनत के अधीन जाति और दास प्रथा, भक्ति और सूफी आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है इसमें कल्चर, जैसे फारसी साहित्य हो गया, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य हो गया, दक्षिण भारत की साहित्य हो गया, सल्तनत काल का स्थापत्य और नए स्थापत्य के रूप, चित्रकला का विकास, एक सम्मिश्र सांस्कृतिक का विकास, कंपोजिट कल्चर कैसे विकसित हुआ, अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था, कृषि से इतर उत्पादन का उद्भव कैसे हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास कैसे हुआ। फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में राजनीतिक घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। बहुत सारे प्रांतीय राजवंश जो मैंने आपको बताया, बंगाल हो गया, कश्मीर में जैनुल आबदीन हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, बहमन साम्राज्य हो गया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विजयनगर साम्राज्य, लोधी वंश पे क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य, जिसमें बाबर और हुमायूं पे जो प्रारंभिक शासक रहे उस पर क्वेश्चन आता है। सूर साम्राज्य, शेरशाह ने कैसे कार्य किया, पुर्तगाली कैसे भारत में आना शुरू हुए 15वीं सेंचुरी ऑनवर्ड, और फिर उसके बाद 15वीं सेंचुरी का समाज और संस्कृति, क्षेत्रीय विशेषताएं, साहित्यिक परंपराएं, प्रांतीय स्थापत्य, विजयनगर का समाज, संस्कृति, साहित्य, कला, स्थापत्यिक विकास और किस तरीके से कृष्णदेवराय आदि की भूमिका इसमें थी, इस पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अकबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी विजय, साम्राज्य सुदृढ़ीकरण, जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था कैसे स्थापित हुई, उनकी राजपूत नीति क्या थी, सामाजिक धार्मिक नीति कैसे थी, उसमें सुलह और कुल का सिद्धांत क्या है, रिलीजियस पॉलिसी किस प्रकार की है, कला और प्रौद्योगिकी को कैसे उन्होंने बढ़ावा दिया। फिर 17वीं सेंचुरी में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की प्रमुख नीतियाँ क्या हैं, उस काल में साम्राज्य और जमींदार वर्ग किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहा था, इसके काल में किस तरीके से धार्मिक नीतियाँ देखी गईं, मुगल साम्राज्य कैसे अपने स्वरूप को विकसित किया।
फिर उसके बाद आपका आ जाता है 17वीं सेंचुरी का क्राइसिस, किस तरीके से विद्रोह वगैरह देखे जा रहे हैं, औरंगजेब के काल में कैसे संकट देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर पे हाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यूनेस्को ने भी इसको चर्चा में ला दिया है, दैट इज़ द अहोम साम्राज्य। फिर उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों में शिवाजी और मराठा साम्राज्य पे क्वेश्चन आता है। फिर 17वीं और 16वीं सेंचुरी में अर्थव्यवस्था और समाज का रूप किस तरीके से विकसित हुआ, इस पे क्वेश्चन आता है। जनसंख्या, कृषि उत्पादन, शिल्प उत्पादन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। विविध प्रकार की यूरोपीय कंपनियां कैसे विकसित हुई, जिसमें डच हो गए, उनके नगर हो गए, कंपनियों के माध्यम से व्यापार कैसे हुआ, वाणिज्यिक क्रांति कैसे देखी गई, व्यापारी वर्ग, बैंकिंग, बीमा, ऋण प्रणालियाँ, किसानों की दशा, स्त्रियों की दशा, सिख समुदाय का किस प्रकार से आगमन हुआ, खालसा पंथ का कैसे विकास हुआ। फिर कल्चर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इतिहास पे, साहित्य पे, हिंदी साहित्य के विकास पे, स्थापत्य कला, चित्रकला, प्रांतीय स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब पे क्वेश्चन आता है। फाइनली 18वीं सेंचुरी पे क्वेश्चन आता है, मुगल पतन के कारक क्या रहे, क्षेत्रीय राज्यों को उदय कैसे हुआ, जैसे कि दक्कन हो गया, बंगाल हो गया, अवध हो गया, पेशवा के अधीन मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, मराठी व्यवस्था कैसी है, राजकोषीय और वित्तीय व्यवस्था, अफगान शक्ति का उदय कैसे हुआ, पानीपत का युद्ध, विशेष रूप से तीसरा युद्ध, कैसे इसने मुगल सत्ता को कमज़ोर किया, मराठों को कमज़ोर किया, क्या परिणाम देखे गए, और ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में किस प्रकार की स्थिति थी, जिसने ब्रिटिशों के आगमन को, उनके अगले 200 साल के शासन को सुदृढ़ किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको ले जाएंगी मॉडर्न इंडिया की तरफ। इस तरीके से हमने पेपर 1 के सेक्शन 2 के तहत मिडिवल इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड्स की आपके साथ चर्चा की। जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें हम पेपर 2 पे चर्चा करेंगे, स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडिया के सिलेबस पे चर्चा करेंगे, जो आपका बेहद महत्वपूर्ण है जीएस के दृष्टिकोण से भी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।